Okay, good morning everyone and welcomes to the chemistry class. Okay, so in the previous class we study about the uh, periodic properties. In the periodic properties, at first we studies about the modern periodic law. Okay, the modern periodic law is prepared by Moseley in 1913, and according to its modern periodic law, the long form of periodic table or the modern periodic table generated. Okay, so in the modern periodic table, the elements are divided into the four basic groups. Okay, about of uh, in case of their properties. Okay, in the basis of their properties or in the basis of their repeating properties in the regular intervals, the elements are divided into the four basic groups: S block elements, P block elements, D block elements, and F block elements. Okay, then we studies about the periodic properties. In the first periodic properties we have studies the atomic radius. Okay, the atomic radius. In the atomic radius we studies what are the atomic radius, the classification of the atomic radius, covalent radius, crystal radius. Okay, covalent radius, crystal radius, and van der Waal radius. Okay, the three type of atomic radius we have studies, and at last we studies the periodicity of atomic radius in the modern periodic table. Okay, so today we started about the study of ionic radius. Okay, पिछली क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, इस आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी हमने पढ़ा था, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप पढ़ा था। इस आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में हमने तत्वों के विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण को पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, जो विभिन्न वर्गों के तत्व हैं, उसके सामान्य लक्षणों के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आवर्ती आवर्ती गुण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। कल हमने पढ़ा था परमाणु त्रिज्या के बारे में। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या के बारे में हमने जाना था कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, उसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या का मुख्य रूप से वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। पहला होता है सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरा होता है धात्विक त्रिज्या और तीसरा होता है वैन डर वाल त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि ये जो परमाणु त्रिज्या है, ये परमाणु त्रिज्या एक आवर्त में, जब हम किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तब ये परमाणु त्रिज्या के मान में किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तब इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में हमने वहां पर डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या के बारे में। ठीक है, तो कल की क्लास में अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ परेशानी हो तो वो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं।
ओके, ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है आयनिक त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा था। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा की दूरी को हम उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। हमने परमाणु त्रिज्या की परिभाषा में पढ़ा था कि किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को हम उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। या फिर सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में हमने पढ़ा था कि सहसंयोजक बंध बंध सहसंयोजक बंध में किसी परमाणु में सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। उसी प्रकार हमने क्रिस्टल त्रिज्या में भी पढ़ा था कि किसी क्रिस्टल जालक में पास पास स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा धात्विक क्रिस्टल या धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाती है। वंडरवॉल त्रिज्या में भी हमने यही पढ़ा था कि किसी अणु में दो पास पास स्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वंडरवॉल त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आयनिक त्रिज्या के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि ये आयन बनते कैसे हैं या आयन होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी आयन कैसे बनता है, यदि मान लीजिए कोई एक उदासीन परमाणु है, यदि मान लीजिए कि कोई एक उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तब इन दोनों ही परिस्थितियों में आयनों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या होता है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके धन आवेश का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है, ठीक है। तो एक अतिरिक्त ऋण आयन के कारण उस परमाणु में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, लेकिन धन आवेश प्रोटॉन की संख्या का मान तो वही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार उनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी से एक अतिरिक्त धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई परमाणु है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन देकर के वो धनायन बनाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वह ऋणायन में बनाता है। तब इन दोनों ही केसों में इन दोनों ही परिस्थितियों में जब परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है या जब इलेक्ट्रॉन लेता है, इन दोनों ही अवस्थाओं में उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उस परमाणु की त्रिज्या में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं आयनिक त्रिज्या। इसे हम किसके द्वारा परिभाषित करते हैं, आयनिक त्रिज्या के से हम परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो ये आयनिक त्रिज्या क्या होती है, तो जैसे कि हमने परमाणु त्रिज्या की परिभाषा ली थी कि परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बीच की दूरी को उस परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आयनिक त्रिज्या में भी हम लेते हैं, ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, तो किसी भी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अभ्र तक प्रभावित क्षेत्र की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभ्र का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन अभ्र की कल्पना की गई थी, उसमें इलेक्ट्रॉन के बादल बताए गए थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बताए गए थे, परमाणु कक्षकों की अवधारणा आई थी, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अभ्र तक प्रभावित क्षेत्र का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई कि किसी भी आयन में नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन अभ्र तक प्रभावित क्षेत्र की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आयनिक त्रिज्या का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, आयनिक त्रिज्या का जो मापन होता है वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम, इसके अलावा इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, नैनोमीटर और पिकोमीटर। इन सभी में यदि हम संबंध स्थापित करें तो ये वैल्यू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने वहां पर लिखा हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। तो ये सभी जो बातें हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे कोई भी अगर जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आपको सॉल्व करने में ज्यादा इजी होगा, ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर से कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादातर इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम क्वेश्चन के बारे में आपको लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस यूनिट से आ सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो आयनिक त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या का जो मात्रक होता है वह एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या पिकोमीटर में होता है। ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, समझ में आया आयनिक त्रिज्या। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप में होती है कि एक आवर्त सारणी में होता है, इस आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों की आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या किस तरीके से भिन्न होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग समूह में उपस्थित तत्वों की कुछ आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या का मान मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लिथियम का देख रहे हैं, तो लिथियम देखिए एक तरफ मैंने दाएं तरफ मैंने लिखा है परमाणु त्रिज्या और बाईं ओर मैंने लिखा है आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए लिथियम ग्रुप ए का पहला तत्व होता है, ग्रुप ए का पहला तत्व मैंने लिया है लिथियम के बारे में। ठीक है, तो लिथियम उदासीन लिथियम परमाणु की परमाणु त्रिज्या होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये जो सभी मान है ये सभी एंगस्ट्रॉम में लिया हुआ है। ठीक है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब लिथियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब लिथियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है मतलब क्या होती है, वहां पर लिथियम धन आयन का निर्माण होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1, 1s2 2s1। ठीक है, जब वो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बाहरी कक्षा तो खत्म हो गई, अब कौन सी कक्षा बची, केवल पहली कक्षा ही बची। तो इस कारण उसकी आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है और उसकी आयनिक त्रिज्या का मान होता है 0.68 एंगस्ट्रॉम, 0.68 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। धन आयन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है। वैसा ही केस हम सोडियम के बारे में भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, यह भी सोडियम धनायन बनाता है, अर्थात यह अपनी बाह्यतम कोश के बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जब वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब वह सोडियम धन आयन का निर्माण करता है और इस सोडियम धन आयन की त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या होती है 0.97, जो कि इसके परमाणु त्रिज्या 1.54 से छोटी होती है। ठीक है, यही केस हम ले सकते हैं ऋण आयनों के केस में। यदि मैं कहूं ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, यदि मैं ऑक्सीजन के केस में कहूं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 1s2 2s2 2p4 होगा। अब देखिए, अब जब ये ऋण आयन बनेगा तो ऋण आयन बनने के केस में क्या होगा, यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर 2 अतिरिक्त ऋण आवेश आएगा और ये बनाएगा O2 माइनस, ऑक्साइड एन आयन। ठीक है, ऑक्साइड एन आयन। ठीक है, ऑक्सीजन ऋण आयन का निर्माण करता है। और हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है तो होती है, इसकी परमाणु त्रिज्या का मान होता है 0.73 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़कर हो जाती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक और केस हम लेते हैं फ्लोरीन के लिए। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब इस पर एक अतिरिक्त ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब उस पर एक अतिरिक्त ऋण आवेश आता है और वह बनाता है फ्लोराइड एनायन F माइनस आयन, F ऋण आयन। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम देखें तो उदासीन फ्लोरीन परमाणु की परमाणु त्रिज्या होती है 0.71 एंगस्ट्रॉम, जबकि फ्लोराइड एन आयन या फ्लोराइड ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऋण आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है। ठीक है, तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धन आयन की त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से छोटी होगी और ऋण आयन की त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है।
ठीक है, हम यहाँ पर क्या परिणाम तक पहुंचे, हम इस परिणाम तक पहुंचे हैं कि धन आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है और ऋण आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग अलग समूह में उपस्थित तत्वों की परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में लिखा है। ठीक है, ये अलग अलग तत्वों के आयनिक त्रिज्या के मान हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। आयनिक त्रिज्या कौन 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 से ऐसे कारक हैं जो आयनिक त्रिज्याओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उन आयनिक त्रिज्याओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो क्लास यहाँ तक अभी जो पढ़ाया है, जो स्लाइड मैंने पढ़ाया है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी को कुछ समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, सबको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। ओके ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे थे कि हम ये जो आयनिक त्रिज्या है, इस आयनिक त्रिज्या को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहला कारक होता है बंध की बहुलता। बंध की बहुलता कहने का मतलब यह है कि उन दो परमाणुओं के मध्य में कितने बंध उपस्थित हैं। ठीक है, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य में, किसी भी अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य में कितने बंध उपस्थित हैं। तो बंध की बहुलता किस पर निर्भर करता है? बंध की बहुलता निर्भर करता है साझेदारी में भाग लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, बंध की बहुलता किस पर निर्भर करती है? बंध की बहुलता निर्भर करती है साझेदारी में भाग लिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित है। ठीक है, हम यह मान रहे हैं कि किसी एक अणु में दो परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। तो सहसंयोजक बंध बनने का तात्पर्य क्या है? तो सहसंयोजक बंध बनने का तात्पर्य यह है कि उन दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो जब हम कहते हैं कि दो दो परमाणुओं के मध्य एक-एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेता है, तब उनके मध्य एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम कहें कि यदि दो परमाणुओं के मध्य में दो-दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब वहां पर द्विबंध बनता है, दो सहसंयोजक बंध बनता है। जब साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3-3 होती है, तब वहां पर त्रिबंध बनता है। ठीक है, तीन सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध युक्त यौगिकों में आयनिक त्रिज्या का मान भी अलग-अलग होता है। तो ये आयनिक त्रिज्याओं का मान अलग-अलग क्यों होता है? ठीक है, आयनिक त्रिज्याओं का मान अलग-अलग यहाँ पर क्यों होता है? तो यहाँ पर अलग-अलग इसलिए होता है क्योंकि जब 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 बंध की बहुलता का मान बढ़ती है, अर्थात साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तब वहां पर आयनों के मध्य में दूरी घटती है। अब वो आयनों के मध्य में दूरी क्यों घटेगी? तो याद करिए कि जब हम पिछला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जब हम परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था आवेशित कणों का व्यवहार। तो आवेशित कण किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, आवेशों का व्यवहार हमने क्या पढ़ा था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर भी यही होता है, जब कोई उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तब वह ऋणावेश में परिवर्तित हो जाता है और जब किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तब वो धनावेश बन जाता है और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब उसमें ऋणावेश बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेशित आवेशित कणों के व्यवहार के कारण इनकी जो बीच की दूरी है, इनकी बीच की दूरी घट जाती है। ठीक है, और यह जो व्यवस्था है, यह जो बीच की जो दूरी है, यह स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रमाणों से भी प्राप्त हुई है। हम इसको डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध है। इन एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध में जो बंध लंबाई है, दो परमाणुओं के बीच में जो बंध लंबाई है, वो बंध लंबाई क्यों कम और ज्यादा होती है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो उस सहसंयोजक बंध के निर्माण में यदि एक-एक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो एकल बंध बनता है। दो-दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो द्विबंध बनता है और तीन-तीन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तब त्रिबंध
तब त्रिबंध बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आयनिक त्रिज्या का मान भी कम होने लगता है, क्योंकि परमाणुओं या आयनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि एकल एकल यदि दो कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध उपस्थित है तब उनकी आयनिक त्रिज्या होती है 0.77 एंगस्ट्रॉम। जब दो कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध होता है तब उसकी आयनिक त्रिज्या हमें प्राप्त होती है 0.67 एंगस्ट्रॉम, और जब दो कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध होता है तब उनकी आयनिक त्रिज्या होती है 0.60 एंगस्ट्रॉम। इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे बंध की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ही आयनिक त्रिज्या का मान भी कम होता जाता है। ठीक है, समझ में आया बंध की बहुलता। दूसरा इसमें कारक होता है कि आयनों की प्रकृति। ठीक है, आयनों की प्रकृति अर्थात वो इस प्रकार से आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आयन का निर्माण कैसे होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई उदासीन परमाणु है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब धन आयन बनता है, और उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनता है। ठीक है, तो धन आयन के केस में क्या होता है, धन आयन के केस में क्या होता है कि धन आयन के केस में जो परमाणु है वह परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन त्यागा है लेकिन उसके नाभिक में धनावेश की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या तो पहले जैसी है। ठीक है, तो जब प्रोटॉनों की संख्या पहले जैसी है अर्थात नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल का जो परिमाण है वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो जो नाभिक है वह नाभिक इलेक्ट्रॉनों को और अधिक प्रभावी बल से अपनी ओर खींचने लगता है, वह आकर्षण बल अधिक तीव्र हो जाता है, और इसी के कारण हम कहते हैं कि जो धन आयन की त्रिज्या होती है वो अपने संगत परमाणु से छोटी होती है। वो वैसा ही केस होता है ऋणायन में। तो ऋणायन में क्या होती है, कोई जो परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ठीक है, तो ऋणायन के केस में परमाणु पर अतिरिक्त ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, ऋणायन के केस में क्या होती है, परमाणु में अतिरिक्त ऋणावेश आ जाता है, परंतु धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है, अर्थात नाभिकीय आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण जो परमाणु और अंतिम कोश के उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा तो ऋण आयन अपने संगत परमाणुओं से बड़ा हो जाएगा। इसका एक और कारण ये है कि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले से उपस्थित परमाणुओं में पहले से उपस्थित ऋण आयन से प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो जब वो पहले से उपस्थित ऋण आयन से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा अर्थात वह नाभिक से दूर जाने का प्रयास करेगा, और जब वो नाभिक से दूर जाने का प्रयास करेगा मतलब कहने का मतलब है कि उस आयन की त्रिज्या अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि धन आयन की त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है और ऋण आयन की त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। इसका उदाहरण हम पहले भी देख सके थे और एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आयनों की प्रकृति भी आयनों की प्रकृति भी आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट कारक होता है परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो एक ही प्रकार का परमाणु होता है या एक ही परमाणु जो होता है वह परमाणु अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अलग अलग प्रकार के धनायन का निर्माण करता है। ठीक है, एक परमाणु क्या होता है वह अलग अलग तरीके से या अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अलग अलग प्रकार के धनायन का निर्माण करता है। ठीक है, और जब वो अलग अलग प्रकार के धनायन का निर्माण करता है अर्थात वो उसके ऑक्सीकरण की संख्या में क्या होती है, उसके ऑक्सीकरण संख्या में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या में जब वो परिवर्तन होता है तो उस ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन से भी उसके आयनों की जो त्रिज्या है उसमें भी परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन किस तरीके से होता है इसे हम ऑक्सीकरण संख्या के साथ में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कहने का मतलब ये है कि वह परमाणु कितने अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कितने अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। अर्थात यदि ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि होती है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी कमी होती है। यदि कोई जो उदासीन परमाणु है वह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा
अर्थात उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हुई। तो +1 हुई तो वो क्या हुई? वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? +1। और इलेक्ट्रॉन कितने कम हुए? तो 1 कम हो गए, ठीक है? लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो अपरिवर्तित रही, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन की संख्या अपरिवर्तित हुई। अपरिवर्तित हुई इसका कहने का मतलब ये है कि बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ गया। और जब बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ गया, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण बल का अनुभव करने लगे और इस कारण धन आयन का आकार छोटा हो गया, धन आयन का आकार घट गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उस आयन का आकार में या आयनिक त्रिज्या का मान भी कम होता जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन बेरियम और स्ट्रोंशियम का मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन बेरियम स्ट्रोंशियम तो चलिए अलग अलग तत्व हैं। जब हम कोबाल्ट के केस में जाते हैं तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कोबाल्ट की हमने 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की गई है। कोबाल्ट 2+ CO2+ CO3+ और CO4+, ठीक है? +2 +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था में कोबाल्ट की आयनिक त्रिज्या होती है 0.0885 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? सॉरी ये नैनोमीटर में आपको दिया गया है, ठीक है? तो कोबाल्ट की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक त्रिज्या होती है 0.0885 नैनोमीटर। कोबाल्ट 3+ जब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तब उसकी परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है 0.075 नैनोमीटर। कोबाल्ट 4+ की आयनिक त्रिज्या होती है 0.067 नैनोमीटर, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अर्थात +2 से लेकर के वो +4 तक हो जाती है, तो वैसे वैसे उसकी आयनिक त्रिज्या का मान भी कम होने लगता है। जब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है तब उसकी आयनिक त्रिज्या होती है 0.0885 नैनोमीटर। +3 में वो घट करके हो जाती है 0.075 नैनोमीटर और कोबाल्ट +4 ऑक्सीकरण अवस्था में वो हो जाती है 0.067 नैनोमीटर, ठीक है? तो इस प्रकार से जो परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था है, उस ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ-साथ उसके धन आयन का आकार भी छोटा होने लगता है, ठीक है? और भी एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पर आयरन के लिए, ठीक है? नेक्स्ट इसका जो प्रभावित करने वाले कारक में आता है कि जो परमाणु की आयनिक त्रिज्या को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें आता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों के अमाप। सम इलेक्ट्रॉनिक हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या-क्या होते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं? अभी जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं या जो भी अभी लाइव देख रहे हैं, क्या कोई बता सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? ये हमने पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे, तब वहां पर मैंने आपको बताया था सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, कोई बताएंगे? कोई बता सकते हैं भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या 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 होता है? ठीक है, चलिए मैं ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है? तो देखिए वे आयन मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वे आयन जिनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है परंतु नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होता है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं, ठीक है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होता है कि जिन आयनों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु नाभिकीय आवेश अलग अलग होता है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं, ठीक है? अब देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्साइड एनायन, फ्लोराइड एनायन, सोडियम केटायन, मैग्नीशियम केटायन और एल्यूमिनियम केटायन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्साइड एनायन
ऑक्साइड एनायन हम जानते हैं कि उदासीन ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, अर्थात उदासीन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अर्थात इसमें जब ऑक्साइड एनायन का निर्माण होता है, ऑक्साइड एनायन का निर्माण कैसे होता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। लेकिन नाभिकीय आवेश तो वही रहा। नाभिकीय आवेश कितना है, अर्थात उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, अब हम फ्लोरीन के केस में जाते हैं। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। ठीक है, लेकिन इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 9 ही रहती है। वैसे ही हम जानते हैं सोडियम के केस में, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है अर्थात सोडियम केटायन बनता है, सोडियम धनायन बनता है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या 11 ही रहती है। वैसे ही मैग्नीशियम के केस में भी होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, लेकिन जब यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है अर्थात मैग्नीशियम धनायन बनाता है, तब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 12 ही रहती है। जब हम एल्यूमिनियम के केस में जाते हैं तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, लेकिन जब यह एल्यूमिनियम केटायन का निर्माण करता है, एल्यूमिनियम धनायन का निर्माण करता है, तब इस पर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और प्रोटॉनों की संख्या 13 ही रहती है। तो हम यहाँ पर देखें कि इन सभी आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10 ही है, अर्थात हम इन सभी को सम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कह सकते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ गई। ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिकीय आवेश होता है 8। अर्थात जो नाभिक है वह नाभिक अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नाभिक द्वारा लगाया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। जब वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में वृद्धि होती है, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाने का प्रयास करता है, और इस स्थिति में उस परमाणु की आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। जब हम फ्लोरीन के केस में जाते हैं तो फ्लोरीन में भी वही होता है, वहां पर नाभिकीय आवेश तो अधिक है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो ऐसी स्थिति में आकर्षण बल भी कमजोर हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की तुलना में आकर्षण बल अधिक है, इसलिए परमाणु त्रिज्या ऑक्सीजन से तो कम होती है, लेकिन उस ऋण आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से बढ़ जाती है। सोडियम के केस में हम जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से और छोटी हो जाती है। मैग्नीशियम के केस में हम जाते हैं तो यहाँ पर त्रिज्या और भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन नाभिकीय आवेश है 12। एल्यूमिनियम के केस में हम जाएंगे तो वहां पर भी प्रभावी नाभिकीय आवेश और ज्यादा बढ़ जाता है और वह परमाणु त्रिज्या और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमाणु क्रमांक और आवेश अनुपात के मान में वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्याओं के मान में भी कमी होती जाती है। ठीक है, परमाणु आवेश और परमाणु क्रमांक और आवेश अनुपात, जितना परमाणु क्रमांक है और जितना उसका आवेश है उसका अनुपात, यदि उसका अनुपात का मान में वृद्धि होती गई तो वो आयनिक त्रिज्याओं के मान में भी धीरे धीरे कमी होती जाती है। ठीक है, ये हम ले सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों के उदाहरण से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन जो होते हैं वह भी आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करते हैं, जैसा कि हमने पहले हमने देख चुका था कि ऋण आयन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से बड़ी होगी और धन आयन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो पांचवा कारक है वह होता है आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण। ठीक है, आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण। ठीक है, हमने यहाँ पर सहसंयोजक बंध कैसे बनता है वह तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कि सहसंयोजक बंध परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। सहसंयोजक बंध परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। लेकिन आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है, तो आयनिक बंध के निर्माण में भी यदि किसी अणु में कोई दो परमाणु है, ठीक है, तो उनमें से एक परमाणु ऐसा होता है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और दूसरा परमाणु ऐसा होता है जो उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ठीक है, आयनिक बंध कैसे बनता है, यदि मान लीजिए किसी एक परमाणु में
यदि मान लीजिए कि किसी एक अणु में 2 परमाणु स्थित हैं, तो उनमें से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, और दूसरा परमाणु उस दान किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। एक स्पीशीज होता है इलेक्ट्रॉन दाता और दूसरा स्पीशीज होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके मध्य में आयनिक बंध बनता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उसकी त्रिज्या बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार यदि आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण आ जाए, सहसंयोजक गुण कहने का मतलब है कि उनमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पीशीज के पास ना रह करके वो उस दोनों परमाणुओं के मध्य में उपस्थित हो, अर्थात उसमें वो सहसंयोजक गुण आ जाए। तो सहसंयोजक गुण आने का मतलब है कि उसकी आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है, क्योंकि दोनों पर जब कोई आवेश नहीं रह जाएगा, आयनिक आयनिक बंध में वहां पर आवेश हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। लेकिन जब सहसंयोजक गुण आ जाएगा, तो सहसंयोजक गुण में वह परमाणु दोनों परमाणुओं के मध्य में होगा, और जब वह इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में होगा, तब वहां पर जो उसकी जो आयनिक प्रकृति है, वह आयनिक प्रकृति नष्ट हो गई। तो आयनिक प्रकृति नष्ट हो गई, अर्थात कहने का मतलब ये है कि परमाणुओं की आयनिक त्रिज्या छोटी हो गई। ठीक है, समझ में आया? छठवां पॉइंट होता है उपसहसंयोजकता संख्या। उपसहसंयोजकता संख्या। अब ये उपसहसंयोजकता संख्या क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने क्लास 12th में ठोस अवस्था पढ़ा होगा, आपकी क्लास 12th में पहला ही चैप्टर है, क्लास 12th में केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है ठोस अवस्था। तो उस ठोस अवस्था में यदि आपने क्रिस्टल जालक पढ़ा होगा, तो उस जब आप क्रिस्टल जालक पढ़ रहे होंगे, तब वहां पर आप एक टर्म पढ़े होंगे, उपसहसंयोजकता संख्या। ठीक है, तो उपसहसंयोजकता संख्या क्या होती है कि यदि किसी क्रिस्टल जालक में एक परमाणु जितने अन्य या किसी दूसरे परमाणु से घिरा विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है, वह उसकी उपसहसंयोजकता संख्या कहलाती है। ठीक है, उपसहसंयोजकता क्या होगी? किसी एक क्रिस्टल जालक में कोई आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है, वह उसकी उपसहसंयोजकता संख्या कहलाती है। ठीक है, उपसहसंयोजकता संख्या क्या होगी? किसी क्रिस्टल जालक में कोई आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है, वह उसकी उपसहसंयोजकता संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये जो उपसहसंयोजकता संख्या होती है, यह आयनिक त्रिज्या को किस प्रकार से परिभाषित करती है, या किस तरीके से उसे प्रभावित करती है? तो हम देखते हैं कि ये उपसहसंयोजकता संख्या का मान जितना भी अधिक होता है, वह आयनिक त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है? हम यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में किसी आयन की उपसहसंयोजकता संख्या जितनी अधिक है, उसकी आयनिक त्रिज्या का मान भी उतनी ही अधिक होगी। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह होता है कि जो विपरीत आवेशित आयन है, जो विपरीत आवेशित आयन है, उस विपरीत आवेशित आयनों के मध्य में आकर्षण कम हो जाएगा, और जब आकर्षण कम हो जाएगा, तो आकर्षण कम होने का मतलब है कि वो एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे, और जब वो एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसकी त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है उपसहसंयोजकता संख्या। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आपको दो क्रिस्टल जालक बताए हैं, दो उदाहरण बताया हुआ है। एक है सीजियम क्लोराइड का, और दूसरा है सोडियम क्लोराइड का। तो सीजियम क्लोराइड CaCl, तो CaCl में यदि हम देखें, सीजियम क्लोराइड में अगर हम देखें, तो जो क्लोरीन होता है, वह एक क्लोरीन परमाणु, सीजियम क्लोराइड में जो एक क्लोरीन परमाणु होता है, वह एक क्लोरीन परमाणु 8 विपरीत सीजियम परमाणु से घिरा होता है, अर्थात क्लोरीन आयन की उपसहसंयोजकता संख्या 8 होती है। लेकिन जब हम सोडियम क्लोराइड के केस में जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन की उपसहसंयोजकता होती है 6, अर्थात वह 6 विपरीत सोडियम धनायन से घिरा होता है। समझ में आया उपसहसंयोजकता संख्या? जैसे कि मैं कह रहा हूं कि सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में एक क्लोरीन परमाणु 8
सीजियम धन 8 सीजियम धन आयन से घिरा होता है, अर्थात उसकी उपसंयोजन संख्या 8 होती है, और सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन की उपसंयोजकता संख्या होती है 6, अर्थात वह 6 सोडियम धन आयनों से घिरा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो यदि हम आयनिक त्रिज्या देखें, अर्थात क्लोराइड आयन की आयनिक त्रिज्या देखें, तो क्लोराइड आयन की आयनिक त्रिज्या का मान क्लोराइड आयन की आयनिक त्रिज्या का मान होता है 1.81 एंगस्ट्रॉम, जबकि सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन की त्रिज्या होती है 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयन की जो त्रिज्या है वह सीजियम क्लोराइड में क्या हो जाती है, वह सीजियम क्लोराइड में बढ़ जाती है और सोडियम क्लोराइड में कम हो जाती है। ठीक है, तो वो कम क्यों हुई, क्योंकि वहां पर उपसहसंयोजकता संख्या में कमी हुई। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को दोनों में अंतर कि सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयनों की जो आयनिक त्रिज्या है वह किस पर निर्भर करती है, वह उपसहसंयोजक संख्या पर निर्भर करती है, और उपसहसंयोजकता संख्या जितनी अधिक होती है आयनिक त्रिज्या का मान भी उतना ही अधिक होता है। इसका कारण यह होता है कि यदि कोई एक आयन है, यदि वह विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, तो यदि उसकी उपसहसंयोजकता संख्या अधिक होगी, अर्थात विपरीत आवेशित आयन से वह जितना अधिक घिरा होगा, जितना अधिक घिरे होने का कारण यह है कि उनके मध्य में आकर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, वो जितना अधिक विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहेगा, उसके नाभिकों के मध्य में या इलेक्ट्रॉनों के मध्य में जो आकर्षण होगा वो कम हो जाएगा, और जब आकर्षण कम होगा अर्थात वो एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे, और जब वो दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे इसका मतलब ये है कि उसकी परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है उपसहसंयोजकता संख्या। समझ में आया? इसमें कोई परेशानी है आप लोगों को कि आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों के बारे में अगर कोई परेशानी हो या कुछ चीज अगर समझ में नहीं आया हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रॉपर अच्छे से? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि ये जो आवर्ती गुण हैं, हमने यहाँ पर जो आयनिक त्रिज्या के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, यह आयनिक त्रिज्या एक आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। भाई जब हमने आधुनिक आवर्त नियम पढ़ा था, तो आधुनिक आवर्त नियम में हमने पढ़ा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में यदि व्यवस्थित करें, यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में यदि व्यवस्थित करें, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही होता है। ये जो आवर्त सारणी होती है, इस आवर्त सारणी में ये जो आयनिक त्रिज्याओं के जो मान हैं, यदि हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, या फिर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तब इसमें भी क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, या फिर उसमें कुछ समानताएं हमको दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये जो आयनिक त्रिज्याएं हैं, इस आयनिक त्रिज्या में आवर्त में अथवा वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि ये जो आयनिक त्रिज्या होती है, यह आयनिक त्रिज्या भी परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या भी परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है, जैसे कि हमने परमाणु त्रिज्या के केस में पढ़ा था। परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है। कहने का मतलब ये है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में भी क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। वर्ग कहने का मतलब यह है कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तब तत्वों के परमाणु क्रमांक में बढ़ने के साथ साथ जो आयनिक त्रिज्याओं के मान है, उस आयनिक त्रिज्याओं के मान में भी वृद्धि होने लगती है।
ठीक है। वर्ग में क्या होती है, जब हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनिक त्रिज्याओं के मान में भी वृद्धि होने लगती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि आयनिक त्रिज्याओं के मान में कैसे वृद्धि हुई? तो हम परमाणु त्रिज्या के केस से या परमाणु त्रिज्या की परिस्थिति से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो परमाणु त्रिज्या के मान भी कैसे होते हैं? जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। तो क्यों होती है? तो जैसे कि यदि हम पहले समूह को लें, यदि हम पहले वर्ग को लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम को हम लें, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है। तो जब हम इन सभी केसों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के केस में यदि हम देखें तो आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम के केस में दूसरी कक्षा में जाता है, सोडियम के केस में तीसरी कक्षा में जाता है और पोटेशियम के केस में चौथी कक्षा में जाता है। अर्थात यहाँ पर कक्षा की जो संख्या है वह कक्षा की संख्या बढ़ रही है, अर्थात नाभिक से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो बीच की दूरी बढ़ने का मतलब है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ गई। तो ठीक है, देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर दाईं तरफ मैंने लिखा है कि परमाणु त्रिज्या का मान, तो परमाणु त्रिज्या 1.34, लिथियम की परमाणु त्रिज्या है 1.34, सोडियम की है 1.54 और पोटेशियम की होती है 1.96 और रुबिडियम क्या होता है 2.11। अर्थात यदि हम परमाणु त्रिज्या को देखें तो वह परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। लेकिन आयनों के केस में क्या होता है कि धन आयन का निर्माण कैसे होता है? हमने पढ़ा कि कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब धन आयन बनता है। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि धन आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। लेकिन जब हम वर्ग में आते हैं, जब हम आवर्त सारणी में आते हैं तो आवर्त सारणी में देखिए कि जो लिथियम धन आयन है, लिथियम धन आयन में कितनी कक्षा है? लिथियम धन आयन में केवल एक ही कक्षा है, दूसरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया। सोडियम के केस में आते हैं तो सोडियम के केस में उसने तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, केवल दो ही कक्षा बचे। पोटेशियम के केस में यदि हम जाएं तो ये चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसमें केवल 3 ही कक्षा बची। रुबिडियम के केस में जाते हैं तो ये 5वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसमें केवल 4 कक्षा ही बचती है। तो यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब यहाँ पर देखिए जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला लेकिन जो नाभिकीय आवेश है वह नाभिकीय आवेश तो उतना ही रहता है। अर्थात नाभिकीय आवेश जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है वो अधिक बल से आकर्षित करता है, और जब नाभिक अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अधिक बल से आकर्षित करेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होंगे, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि हम वर्ग में जाते हैं तो यहाँ पर कक्षा की संख्या भी बढ़ रही है, अर्थात आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ने लगता है। आयनिक त्रिज्या का मान इसलिए बढ़ता है क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ेगी और कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश के मान में भी कमी होगी, जिसके कारण आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के केस में क्या होता है, ये तो सभी केस में होता है, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए कि लैंथेनाइड के केस में क्या होता है, तो जब हम लैंथेनाइड के केस में जाते हैं तो लैंथेनाइड के केस में क्या होती है कि लैंथेनाइड संकुचन होता है। लैंथेनाइड संकुचन का मतलब ये है कि वहां पर लैंथेनाइडों में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा में प्रवेश करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यदि एफ कक्षा में प्रवेश करेंगे अर्थात एफ कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव अपने समूह में सबसे कम होता है। परिरक्षण प्रभाव के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, और कल जब हम परमाणु त्रिज्या पढ़ रहे थे तब हम इस लैंथेनाइड संकुचन के बारे में आपको वहां पर बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार एफ कक्षा में प्रवेश करेंगे। 14 इलेक्ट्रॉन क्रमशः लगातार एफ कक्षा में प्रवेश करते हैं और एफ कक्षा का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है, और जब परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होगा अर्थात नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग बराबर होता है, और जब ये लगभग बराबर होता है तो परमाणु त्रिज्या के मान भी लगभग बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसी कारण आयनिक त्रिज्याओं के मान भी लगभग बराबर ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव भी आयनिक त्रिज्या के समान, आयनिक त्रिज्याओं पर भी परमाणु त्रिज्या के बिल्कुल समान होता है, या बिल्कुल वैसा ही होता है कि आयनिक त्रिज्याओं के मान लगभग बराबर हमें प्राप्त होते हैं।
समझ में आया कि वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। अब हम देखते हैं कि आवर्त में जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तब इन आयनिक त्रिज्याओं के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो हम परमाणु त्रिज्या के केस में देखे थे कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही आयनिक त्रिज्याओं के मान भी क्रमशः कम होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है और ऊर्जा स्तरों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी कक्षा में रहते हैं, परंतु नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अधिक तीव्रता से आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जो कक्षा है वह भी नाभिक की ओर आकर्षित हो गई, अर्थात परमाणु त्रिज्या छोटी हो गई। ठीक है, वहां पर परमाणु त्रिज्या का मान भी छोटा हो जाता है। ओके, लाइट गोज ऑफ। ओके, कोई बात नहीं, वी कंटिन्यू द क्लास। ओके, हम क्लास जारी रखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ऋण आयन के केस में देखिए यहाँ पर क्या होता है। जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो ग्रुप समूह 1, समूह 2 और समूह 3 ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में जाते हैं, ग्रुप 6A और ग्रुप 7A में जाते हैं, तब वो जो तत्व होते हैं, उन तत्वों का यह प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसका मतलब क्या होती है, इसका मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेता है, तब वो ऋण आयन का निर्माण कर लेता है, और जब वो ऋण आयन का निर्माण कर लेता है, तब हमने पढ़ा है कि ऋण आयन की त्रिज्या धन आयन की त्रिज्या से अधिक होती है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या से भी अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही परिवर्तन होता है। लिथियम आयन की आयनिक त्रिज्या होती है 0.68 एंगस्ट्रॉम, बेरिलियम की होती है 0.31 एंगस्ट्रॉम, बोरॉन की होती है 0.23 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या में क्रमिक रूप से कमी हो रही है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन पर पहुंचते हैं, तब वहां पर ऑक्सीजन ऋण आयन बनता है और ऋण आयन की त्रिज्या धन आयन से बड़ी होती है। तब यहाँ पर देखिए ऋण आयन की त्रिज्या है 1.40 एंगस्ट्रॉम, फ्लोराइड आयन की त्रिज्या है 1.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या के मान में फिर से परिवर्तन होता है। ठीक है, और इस प्रकार वो क्रमशः बाएं से दाएं जाने पर कम होता जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर सल्फर और क्लोरीन के केस में भी ले सकते हैं। सल्फाइड एनायन की त्रिज्या होती है 1.84 एंगस्ट्रॉम और क्लोराइड एनायन की त्रिज्या होती है 1.81 एंगस्ट्रॉम, अर्थात बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या में भी आयनिक त्रिज्या का मान भी कम होता है। समझ में आया कि आवर्त में ये किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई समझ में ना आया हो, तो अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयनिक त्रिज्या खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने अभी कुल 2 आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ा है। कल हमने पढ़ा था परमाणु त्रिज्या के बारे में, और आज हमने पढ़ा है आयनिक त्रिज्या के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर तीन आवर्ती गुण और बचते हैं, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो अधिकतर लोगों को इन तीनों में ही परेशानी होती है। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या तो आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, इन तीनों में ही बहुत कम लोगों को ही इसमें, या बहुत कंफ्यूजन वाला चीज होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए, और ये सभी जो चीजें हैं ये आपके लिए कोई नई नहीं है। ये सभी चीजें अपने क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझने में इतनी कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अगर किसी को कोई परेशानी है या किसी को अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो वो यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये आयनन जो यहाँ पर जो आयनिक त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या खत्म हो जाती है। कल से हम लोग पढ़ेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर से क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ा है। तो आयनों का निर्माण कैसे होता है कि कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है,
तब वह ऋणावेश में परिवर्तित हो जाता है, ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है, और जब वह इलेक्ट्रॉन दान करता है तब वह धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे कि किसी भी आयन में नाभिक से लेकर नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन अभ्र तक प्रभावित क्षेत्र की दूरी को, जहां तक उस इलेक्ट्रॉन अभ्र का या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का प्रभाव रहता है, उसे हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में या पिकोमीटर में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ जो वर्ग हैं, कुछ समूह है, उन समूह के यहाँ पर मैंने आयनिक त्रिज्याओं के मान आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आयनिक त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला होती है बंध की बहुलता, अर्थात बंध की संख्या बढ़ते बढ़ते, बंध की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही आयनिक त्रिज्या का मान कम होने लगता है। एकल बंध का मान, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध में एकल बंध की त्रिज्या सबसे अधिक होगी, फिर द्विबंध की होगी और सबसे कम आयनिक त्रिज्या त्रिबंध की होती है। आयनों की प्रकृति, आयनों की प्रकृति में अगर हम देखें तो ऋण आवेश, जो ऋण आयन बनता है, उस ऋण आयन की त्रिज्या, ऋण आयन की त्रिज्या ऋण आयन की जो त्रिज्या होती है वह परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है, और धन आयन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है। इसके अलावा हम कहें धन आयन और ऋण आयन में, तो ऋण आयन की त्रिज्या धन आयन से हमेशा ही बड़ी होगी। परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही धन आयन की त्रिज्या भी छोटी होती जाती है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों का माप, जो समान आवेश, ऐसे ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ऐसे स्पीशीज में परमाणु क्रमांक और आवेश के अनुपात में के मान में वृद्धि के साथ साथ आयनिक त्रिज्याओं के मान में भी कमी होती जाती है। आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण, यदि आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण आ जाए, अर्थात दोनों परमाणुओं में क्या हुआ, दोनों परमाणुओं में जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो मध्य में स्थित हो जाए, तो मध्य में स्थित होने का मतलब ये है कि दोनों परमाणुओं के मध्य में आकर्षण कम हो जाएगा, और जब आकर्षण कम हो जाएगा तो उसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो आयनिक त्रिज्या का मान में भी कमी आ जाएगी, अर्थात उसके जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है, वो जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है वो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के पास मिल जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और जब वो पास पास आएंगे तो उसकी त्रिज्या का मान ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, उपसह संयोजकता संख्या, उपसह संयोजकता संख्या का मतलब ये है कि वह जो आयन है वह क्रिस्टल जालक में कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे उपसह संयोजक संख्या बढ़ती जाती है परमाणु त्रिज्या के आकार में भी वृद्धि होती जाती है। अब आती है कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, तो जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनिक त्रिज्याओं के मान में भी वृद्धि होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती जाएगी नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य में आकर्षण बल कम होगा, और यदि आकर्षण बल कम होगा तो त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा। लैंथेनाइडों में भी बिल्कुल यही होता है कि लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण आयनिक त्रिज्याओं के मान में परिवर्तन अनियमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आवर्त में आयनिक त्रिज्याओं के मान किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो आयनिक त्रिज्याओं के मान में क्रमशः कमी होने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा स्तर में रहते हैं और नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसके कारण नाभिक का अंतिम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है और आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। लेकिन जब हम पी ब्लॉक तत्वों में पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि ये जो तत्व होते हैं वो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये ऋण आयन का निर्माण करते हैं, और हमने पढ़ा है कि ऋण आयन का आकार धन आयन से हमेशा ही बड़ा होगा, तो यहाँ पर ऋण आयन का आकार भी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं इस ऋण आयन के आकार में भी क्रमशः कमी होने लगती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिया था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में। लिथियम से बोरॉन तक क्रमशः परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है, लेकिन ऑक्सीजन पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ जाता है और वो फ्लोरीन तक क्रमशः कम होता जाता है। ठीक है, तो यह होता है आयनिक त्रिज्याओं के मान में आवर्त में और वर्ग में क्रमिक रूप से परिवर्तन। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं हम उम्मीद करते हैं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों से यह भी उम्मीद करूंगा कि आप जो एग्जाम की आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप प्रॉपर नोट्स बना करके करें तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा।
ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप बिल्कुल घर में रहिएगा और घर में रह करके बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो वो आप नेक्स्ट जो भी ऑनलाइन सेशन होता है उसमें आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन सेशन अगर नहीं मान लीजिए नहीं हो पाती है, तो आप पर्सनल मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।